तमिलनाडु के सुनसान मंदिर में 11वीं शताब्दी की चोला ब्रोंज शिव मूर्ति भक्तों की आस्था का प्रतीक है। लेकिन रात के अंधेरे में चोर आते हैं, मूर्ति तोड़ते हैं, पैक करते हैं और वो गायब। अगली सुबह वो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गैलरी में $5.6 बिलियन की मिल चुकी है। जिस मूर्ति के सामने कभी दिया जलता था, आज वही मूर्ति फॉरेन म्यूजियम की स्पॉटलाइट में। ये मूर्तियां पूरी नहीं चुराई गई, बल्कि काट काट कर निकाली गई। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का डार्क रूट है, जहां कोई 50,000 से ज्यादा मूर्तियां चुराई गई, जिनमें से 20,000 से ज्यादा विदेशों में भी थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कौन है ये विदेशी माफिया और इंडियन स्मगलर्स, और ये नेटवर्क कैसे काम करता है? क्या हमारी विरासत कभी सुरक्षित होगी? और सबसे अहम सवाल एक ये भी कि अगली मूर्ति किस मंदिर से गायब होगी। तो चलिए इस डार्क रूट की शुरुआत शुरू से करते हैं। ये सब शुरू होता है 1950s और 60s के दशक से। जब भारत आजाद हुआ था, तब प्राचीन मंदिरों की निगरानी ढीली पड़ गई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के रिमोट गांवों में चोला, पल्लव और पांडव काल की मूर्तियां, जिनमें भगवान शिव, विष्णु और पार्वती की मूर्तियां निशाने पर थी। इन माफियाओं के द्वारा लोकल लुटेरे हायर किए जाते, जिनमें ज्यादातर मजदूर और कर्मचारी होते। रातों में मंदिरों को तोड़ते और मूर्तियों को आरियों से काटते ताकि पैकेजिंग में आसानी हो। सबसे पहला बड़ा हाथ भारतीय स्मगलर्स ने 1965 में मारा। चेन्नई के डीलर दीन दयालन जैसे मिडलमैन। उन्होंने लुटेरों से मूर्तियां खरीदी, फेक प्रोवेनेंस बनवाए, यानी मालिकाना हक के झूठे कागज बनवाए और दुबई या लंदन के रास्ते अमेरिका भेज दी। लेकिन दीनदयाल असली मास्टरमाइंड नहीं था। असली मास्टरमाइंड था विदेशी माफिया इंडियन अमेरिकन सुभाष कपूर, जो 1970 में न्यूयॉर्क की आर्ट ऑफ द पास्ट गैलरी का मालिक था। कपूर ने $100 मिलियन का इंटरनेशनल रैकेट चलाया। वो इंडोनेशिया और पाकिस्तान से भी माल लाता, लेकिन भारत पर मेन फोकस रहा। और उसकी एक पार्टनर थी नैन्सी वाइजनर, डोरिस वाइजनर की बेटी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डोरिस वाइजनर 1920 के दशक से 2011 तक न्यूयॉर्क की एक बेहद मशहूर एशियन आर्ट डीलर थी। उनका दुनिया भर में स्टेटस था, खासकर भारतीय, नेपाली, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया में। कला बेचने के लिए उनकी एक बड़ी गैलरी थी। इनकी बेटी नैन्सी वाइजनर 1966 में एशियन आर्ट डीलिंग में थी, जिनकी गैलरी अपर ईस्ट साइड में थी। नैन्सी ने कपूर के साथ मिलकर चोरी की गई मूर्तियों को रिस्टोर किया और उन्हें क्रिस्टीज जैसे बड़े ऑक्शन हाउसेज में बेच दिया। देखिए, अगर ऊपर से शुरू करें तो टॉप पर 2 नाम आते हैं, सुभाष कपूर और नैन्सी वाइजनर। सुभाष कपूर जो मास्टरमाइंड है, प्लान्स बनाता है, वहीं नैन्सी वाइजनर एग्जीक्यूटर का काम करती और इंटरनेशनल मार्केट तक मूर्तियां पहुंचाती। कपूर इंडिया वाले नेटवर्क को कंट्रोल करता है। चेन्नई के दीनदयाल जैसे मिडमैन, जो कि लोकल डीलर्स हैं, उनसे चोरी की गई मूर्तियां उठाता है। ये डीलर्स आगे गांव के गरीब लोगों और लुटेरों को हायर करते हैं, जो मंदिरों से असली मूर्तियां निकाल कर बेच देते। HSI यानी होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, जो कि अमेरिका की एक टॉप लेवल इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और MDA यानी मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की ऑफिस की जांच में पाया गया कि ये यूरोपियन और अमेरिकी कलेक्टर्स को टारगेट करते थे। और ये कैसे काम करता है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, देखिए स्टेप 1 में होती है लूट। दूर दराज के मंदिरों या स्थलों पर चोरी कराई जाती है। कई बार मूर्तियां काट दी जाती हैं या फिर उनके हिस्से तोड़ तोड़ कर अलग कर दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ये देखिए, सेलेस्टियल डांसर 2 हिस्सों में बटा हुआ। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो जाए, और ऐसा करने से मूर्ति की जो असली पहचान होती है उसको छुपाने में भी आसानी मिलती है। ये काम करते हैं लोकल लुटेरे, मजदूर या फिर ग्रामीण, जिनको दीनदयाल जैसे डीलर्स हायर करते हैं। चोरी की वस्तुएं ट्रक, वैन या फिर बड़े शिपिंग हब, इनमें लाद कर चेन्नई या फिर मुंबई तक भेजी जाती हैं। और ये काम करते हैं दीनदयाल जैसे मिडलमैन, जो कि लोकल लीडर्स होते हैं या फिर ब्रोकर्स होते हैं। और यही लोग इन मूर्तियों के फर्जी बिल या फिर रसीदें या फिर नकली ओनरशिप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ताकि ये लोग कस्टम ऑफिसर्स या फिर पुलिस की शुरुआती जांच से बच सकें। स्टेप 3, इंटरनेशनल स्मगलर्स। आइटम्स को डिब्बों में पैक करके दुबई या लंदन जैसे हब से इंटरनेशनल कुरियर या शिप पर भेजे जाते हैं। और इन मूर्तियों की कस्टम वैल्यू कम दिखाई जाती है और इन डिब्बों को सामान्य सामान के साथ रखा जाता है, ताकि ऐसा करके वो जांच से बच सकें। और कई बार तो बड़े कुरियर ब्रांड्स के नाम की आड़ ली जाती है, लेकिन वो पैकेजिंग और डॉक्यूमेंट्स फर्जी होते हैं। स्टेप 4, यूएस में एंट्री और क्लियरेंस। न्यूयॉर्क या फिर न्यू जर्सी जैसे पोर्ट्स पर कस्टम या CBP चेक में फर्जी प्रोनेंस दिखाकर कस्टम क्लियरेंस करवा लिया जाता है। और ये लोग CBP ऑफिसर से नकली अप्रूवल ले लेते हैं। कई बार परिवार के वारिस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जैसी कहानियां बनाकर ये कंसाइनमेंट पास करा लेते हैं। और अगर प्रोवेनेंस डॉक्यूमेंट्स भरोसेमंद लगते हैं तो CPB गहराई से जांच नहीं करता। स्टेप 5, रिस्टोरेशन एंड सेल। चोरी की मूर्तियों को गैलरी वाले साफ करते हैं, टूटे हिस्से जोड़ते हैं और उन्हें सुंदर बनाकर ऐसे दिखाते हैं कि ये बहुत कीमती और अच्छी हालत में है। फिर ये मूर्तियां बड़ी नीलामी कंपनियों जैसे क्रिस्टीज या सोथबीज में बेची जाती हैं।
कई बार ये सीधे प्राइवेट कलेक्टर्स या बड़े म्यूजियम जैसे द मेट तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि अब तक मूर्तियां चमकदार दिखती हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ये लीगल है, और यहाँ पर इनकी कीमत लाखों में या फिर मिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है। तो इन 5 स्टेप्स में हमने जाना कि इंडिया के मंदिरों से निकालकर ये मूर्तियां कैसे इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचती हैं। लेकिन अब जानते हैं कि ये मूर्तियां कहां से निकालकर कहां बेची गई। देखिए, इंडिया से निकालकर यूएस से यूके और ऑस्ट्रेलिया तक और न जाने कहां तक बेची जा चुकी हैं। अभी तक का स्केल हैरान कर देने वाला है। यूनेस्को के अनुमान के मुताबिक 50,000 मूर्तियां चुराई गई हैं, जिनमें से 20,000 मूर्तियां विदेशी बाजारों में बिकी और इनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। कपूर ने अकेले ने 3,000 से ज्यादा स्मगल किए। और ये मूर्तियां कहां से निकली? ज्यादातर साउथ इंडिया से। तमिलनाडु से चोला ब्रॉन्सेज, श्री पुरांथन टेम्पल से 200 से ज्यादा मूर्तियां। लेकिन ये मूर्तियां सिर्फ साउथ इंडिया से नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया से भी चुराई गई, जिनमें याकसिनी पिलर 2 BC भी शामिल है। मध्य प्रदेश से सेलेस्टियल डांसर स्टोन स्कल्पचर, इसे मध्य प्रदेश के मंदिर से 1980 के दशक में चोरी किया गया था और फिर 2 भागों में काटकर तस्करी की गई। फिर लंबे समय तक मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान से तनेसर मदर गॉडेस 1960 के दशक में, और आंध्र प्रदेश से अमरावती स्तूपा। और हाल ही में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मिसिंग फाइल्स पर नोटिस जारी किया, जहां 376 चुराई गई मूर्तियों के केस हैं। और फिर ये मूर्तियां कहां बेची गई, आइए जानते हैं। पहला, न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, जिसको द मेट भी कहते हैं। वहां पर कई प्राचीन भारतीय कलाएं और वस्तुएं थी जो बाद में संदिग्ध पाई गई। एक बड़ी जांच में पता चला कि लगभग 77 भारतीय प्राचीन मूर्तियां जो कि आर्काइव की सूची में थी, जिनके बारे में फॉर्मल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और वे तस्करी नेटवर्क से जुड़ी थी। इनमें से कई आइटम सुभाष कपूर के एक पुराने विवादित आर्ट डीलर ने द मेट को बेचे थे। तो पहला मार्केट अमेरिका का हो गया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी एनजीए ने लगभग 900 साल पुरानी ब्रोंज की शिवा नटराजा मूर्ति को 2008 में लगभग $5.6 मिलियन में खरीदा था। यह मूर्ति साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी करके अवैध रूप से बाहर भेजी गई। फिर ये न्यूयॉर्क के आर्ट डीलर सुभाष कपूर के नेटवर्क के जरिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचाई गई। और अगर बात यूके की करें तो ब्रिटिश म्यूजियम्स में तो सैकड़ों मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां 1960 के दशक से 90 के बीच तमिलनाडु मंदिरों से चोरी कर दीना दयाल कपूर नेटवर्क के जरिए यूके, नेदरलैंड और सिंगापुर पहुंचाई गई थी। अमेरिका ने भारत को लगभग 1440 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां वापस की हैं, जिनकी मूल कीमत लगभग $10 मिलियन यानी कि 90.5 करोड़ रुपए के आसपास है। ये आइटम्स अवैध रूप से चोरी या तस्करी करके इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए भारत से निकाली गई। इन कलाकृतियों की वापसी मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने एल्विन एल ब्राक के नेतृत्व में उन अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्कों के खिलाफ एक जांच का परिणाम है। सुभाष कपूर और नैन्सी वाइजनर ने बड़े पैमाने पर भारत समेत दक्षिण पूर्व एशियाई कलाओं को विदेशों में बेच दिया था। फिर मार्च 2023 में द मेट ने यह घोषणा की कि वो 15 मूर्तियां और कलाकृतियां भारत को वापस करेगा, क्योंकि पता चला है कि वो अवैध रूप से भारत से निकाली गई थी। फिर जुलाई 2024 में भारत अमेरिका सांस्कृतिक संपत्ति समझौता के तहत दोनों देशों ने अवैध व्यापारों को रोकने के लिए औपचारिक उपायों पर भी सहमति जताई, जिसकी वजह से ये रिटर्न संभव हुआ। और नवंबर 2024 में 1440 मूर्तियां रिटर्न की, जिनकी कीमत लगभग $10 मिलियन थी। और यूएस से वापस की गई मूर्तियों में शामिल हैं एक याक्षी टेराकोटा 1st सेंचुरी BCE जो कि पश्चिम बंगाल से निकाली गई, सेलेस्टियल डांसर यानी अप्सरा जो कि सैंडस्टन की है, मध्य प्रदेश की 11वीं सदी की मूर्ति है। दूसरी राजस्थान से तनेसर महादेव गांव की देवी की मूर्ति 1960 से 70 के दशक में चोरी की हुई अलग अलग गैलरी और संग्रहों में चली गई, बाद में जब्त कर भारत लौटाई गई। और ऐसी कई मूर्तियां जो टेराकोटा, ब्रॉन्ज और पत्थर की कलाकृतियां हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल गैलरी ने 2014 में कपूर से खरीदी हुई डांसिंग शिव, जिसकी कीमत 5.6 मिलियन थी, वो लौटाई। इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च 2014 में औपचारिक रूप से मांग की कि इन मूर्ति को वापस लौटाया जाए, क्योंकि ये अवैध रूप से भारत से निकाली गई थी यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत संधियों के तहत। इसके बाद एनजीए ने मूर्ति को जनता के सामने से हटा दिया और औपचारिक बातचीत के बाद सितंबर 2014 में इसे भारत को लौटाया गया। तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी एबट ने इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से सौंपा। और अगर बात यूके की करें तो ब्रिटिश म्यूजियम्स में तो सैकड़ों मूर्तियां हैं, जिनमें से रिटर्न्स बहुत थोड़ी हुई हैं। और फिर हाल ही में अक्टूबर 2025 में 3 महत्वपूर्ण चोलकालीन ब्रोंज मूर्तियां विदेश में ट्रेस हुई। ये मूर्तियां 1960 के दशक से 90 के बीच तमिलनाडु मंदिरों से चोरी कर दीना दयाल कपूर नेटवर्क के जरिए यूके, नेदरलैंड और सिंगापुर पहुंचाई गई थी। आइडियल विंग ने अक्टूबर 2025 में इन तीनों को वापस लाने के लिए इंटरनेशनल लीगल एक्शन तेज किया। नेदरलैंड का केस सबसे ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड था। यूके और सिंगापुर वाले केसों में अभी नेगोशिएशन चल रही है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण रिपैट्रिएशन कोशिशों में से एक मानी गई। और सबसे हैरान कर देने वाली बात,
2025 के पहले 11 महीनों में ही भारत ने कुल 642 मूर्तियां वापस ली, जिनमें से 512 अकेले अमेरिका से आई। मार्च 2025 में तो एक ही दिन में 307 आर्टिफैक्ट्स की सबसे बड़ी खेप दिल्ली पहुंची। अब बात कर लेते हैं इस डार्क रूट के अंत की। साल 2011 में इंटरपोल ने सुभाष कपूर को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर पकड़ा। फिर 2012 में सुभाष कपूर को भारत एक्स्ट्राडाइट किया गया। एक्स्ट्राडाइट मतलब अगर कोई अपराधी अपराध करके विदेश भाग जाता है और उसको जब गिरफ्तार करके कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लाया जाता है, उसी को एक्स्ट्राडाइट कहा जाता है। और सुभाष कपूर को जब 2012 में भारत एक्स्ट्राडाइट किया गया तो उसे 2022 में तमिलनाडु कोर्ट से 10 साल की सजा हुई। उसके बाद नैन्सी वाइजनर, जो एक एग्जीक्यूटर थी और इंटरनेशनल मार्केटों तक चोरी की मूर्तियों को पहुंचाती थी, उसको भी साल 2016 में अरेस्ट कर लिया गया। और 2001 में नैन्सी वाइजनर को कोर्ट ने आदेश दिया कि वो न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट को यानी मेट को जुर्माने के रूप में $1.2 मिलियन का भुगतान करे। इसी के साथ ही यूएस में रैंडी सिंघल, जो सुभाष कपूर के साथ ही मूर्ति चोरी आरोपों में चार्ज किया गया था, सिंघल को एमडीए के एक ऑपरेशन में, जिसका नाम था ऑपरेशन हिडन आइडल, उसकी केस फाइल में कपूर के लॉजिस्टिक प्लस पेपर के फर्जीवाड़े में शामिल बताया गया। इसका काम था चोरी की मूर्तियों को यूएस से लाने के लिए फेक शिपिंग पेपर्स बनाना और नकली प्रोवेनेंस तैयार करना और आर्ट ऑफ द पास्ट गैलरी के लिए तस्करी का माल क्लियर कराना और म्यूजियम्स या कलेक्टर्स को बेचने के लिए कपूर की मदद करना। इन सब में यह आरोप पाया गया था। रैंडी ने बाद में गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसे जेल नहीं भेजा गया, बल्कि रिड्यूस्ड सेंटेंस प्लस कॉर्पोरेशन ऑर्डर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में दीना दयाल, जो कि मिडलमैन का काम करता था, भारत की प्राचीन मूर्तियों की चोरी करने का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क चलाता था। उसने मूर्तियां सुभाष कपूर जैसे अंतरराष्ट्रीय तस्करों को बेची। साल 2016 के आइडियल विंग रेड में दयाल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। इस मूर्ति चोरी और स्मगलिंग के मामलों में आइडियल विंग के प्रमुख पोन मणिकावेल ने भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां रिकवर करवाई, तकरीबन 1200 से ज्यादा। लेकिन साल 2022 में इन्हीं पर सीबीआई ब्राइबरी केस दर्ज हो गया। सीबीआई ब्राइबरी मतलब अगर कोई सीबीआई ऑफिसर रिश्वत लेने जैसे मामलों में संदिग्ध पाया जाए तो उन पर जो मुकदमा चलता है उसको सीबीआई ब्राइबरी केस कहते हैं। फिर सितंबर 2025 में ये केस हाईकोर्ट ने क्लोज कर दिया। हाल ही में जून 2025 में तंजावुर के जैन टेम्पल से 23 मूर्तियां चुराने वाले 4 लोगों को 7 साल की सजा हुई है। साबरीमाला गोल्डन लूट, जो कि दिसंबर 2025 में हुई थी, कोई साधारण चोरी नहीं थी। ये 500 करोड़ का ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग रैकेट था, जिसमें टेम्पल गोल्ड विदेश भेजा जाता रहा। सोना केरला से तमिलनाडु, तमिलनाडु से मुंबई, मुंबई से दुबई, दुबई से सिंगापुर इंटरनेशनल रूट्स पर जाता रहा। और गिरोहों के लिंक आइडियल स्मगलिंग नेटवर्क कपूर, दयाल और अशोकन सर्किट से मिलते हैं। ये केस दिखाता है कि मंदिर बेस्ड इलीगल ट्रेड, मूर्तियां, सोना और चंदन एक ही अंडरग्राउंड इकोनॉमी में चलता है। इतने बड़े स्केल पर भारतीय प्राचीन सभ्यताओं की मूर्तियों की स्मगलिंग होती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये डार्क रूट पिछले 50-60 सालों से चल रहा है। लाखों करोड़ों की मूर्तियां हमारे आंखों के सामने विदेश पहुंचाई गई। 2024-25 में ही 600 से ज्यादा मूर्तियां वापस आ चुकी हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इनमें चोला के राजाओं की भक्ति, पल्लव कारीगरों का हुनर और हजारों साल पुरानी कला है। अगर आपको ये एक्सपोजे वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्योंकि जितने लोग जानेंगे उतने ही ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा। और अगर आप नहीं चाहते कि ऐसे ही इमोशनल, रियल और चौंकाने वाले एक्सपोजे आप मिस करो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। हर नोटिफिकेशन के साथ आपके पास एक नई सच्चाई आएगी। और सबसे जरूरी बात, अगर आप विदेश के किसी म्यूजियम में भारत की मूर्ति देखें और प्रोवेनेंस संदिग्ध लगे तो तुरंत फोटो खींचकर इंडियन प्राइड प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर अपलोड करें। पिछले 3 सालों में 400 से ज्यादा मूर्तियां इसी तरह से ट्रेस हुई हैं। थैंक यू।